पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहाँ उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहाँ बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। ठीक है भाई, ठीक है, और तुम्हारी ये नेमतें तो अब मेरी ज़िंदगी बन चुकी हैं, मगर क्या बताऊं तुम्हें मेरे दोस्त, दर हकीकत मैं इस ज़िंदगी का आदी नहीं हूं और ये सब कुछ मेरी बसा से आगे की चीज़ है। 1 और 1 11 होते हैं, और मुझे तो तुम 1 भी तसव्वुर ना करो बल्कि 20 तसव्वुर करो। चुनाचा 20 और 1 21, तुम 31 और 41 भी हो सकते हो और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने कहा, और रामीज़ के हंसने के बाद मेरी कानों में उभरी। और फिर वो आहिस्ता से बोला, ऐरान की गलियाँ, सड़कें, बाजार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, ऐश करो और उस ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाओ। मैंने कोई जवाब ना दिया और बस यूं ही जिधर मुंह उठा था चल पड़ा। मैदान सपा को पार करके मैं ख़ियाबान फ़रदौसी पर पहुंच गया, और जिसके आखिरी सिर पर शायर फ़रदौसी का मुजस्मा शाहनामा की जिल्द थामे एक ऐसे शहर पर निकाल डाल रहा था जो उसके तसव्वुर से कितना मुख्तलिफ था। कदीम और जदीद के दरमियान सदियों के फासले थे। मिनी स्कर्ट और सबक फ़राक में दिल गुदगुदाने वाली हसीन लड़कियां, पीटर गार्डन के जदीद सूटों में उतर आने वाली नौजवान, हर कोने में आपको जो सिनेमा, नाइट क्लब, कैमरे और जिधर देखो रोशनी और ज़िंदगी का एक तूफ़ान बपा। ख़ियाबान सड़क गर्दी की, और उसके बाद जब भूख लगी तो एक छोटे से रेस्तोरां में जा बैठा। बहुत से चेहरे शनासा महसूस हुए और खदो खाल में ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई थी, और जो मैंने तकरीबन 7 बजे तक का वक़्त सड़कों पर गुजारा और उसके बाद एक टैक्सी में बैठकर निमरोज़ की तरफ चल पड़ा। निमरोज़ में दाखिल होते वक़्त तक सड़कों पर हल्की हल्की धुंध छा गई और उस धुंध में लातादाद रोशनियां झिलमिला रही थी। कमरे की खिड़की खोलकर मैं चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा। रामीज़ के मुहैयत करदा लिबासों के अंबार लगे हुए थे और मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। और ये सब कुछ था, लेकिन वो कल्बी सुकून और वो तमानियत कहाँ से लाता जो किसी सियाह को अपने खर्च पर मुल्क की सैर के ज़रिए हासिल हो सकती है। बस एक चुभन सी दिल के किसी कोने में महसूस करता, क्योंकि मैं अनोखे लोगों में से था जो दुनिया में कोई सहारा रखते हुए भी किसी के मोहताज नहीं होते, और मुस्तकबल के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए कौन से रास्ते मुतय्यन करेगा। कमरे में बैठे बैठे दिल उकता गया और सोचा कि निमरोज़ के रिएक्शन हॉल की दिलचस्पियाँ देखूं, और एक खूबसूरत सा लिबास ज़ेब तन करके और अपनी नोक पलक संवारने के बाद मैं नीचे उतर आया। रिसेप्शन हॉल के बारे में जिस कदर तसव्वुर किया था उससे भी ज़्यादा हसीन मनादर यहाँ बिखरे हुए थे। मेज़ तकरीबन भरी हुई थी और खुशबू के समुंदर से निकलकर कैफ़ो सरूर में डूबी हुई हुस्न की जो लानियाँ, मुतरन्नम हंसी की दिल रुबाइयाँ, नौजवानों के बहकते सुलगते वजूद से पुरख्वाबनाक माहौल में ऑर्केस्ट्रा मद्दम मौसीकी बिखेर रहा था, और एक ईरानी हसीना फ़ारसी ज़ुबान में उमर ख़याम के शार हसीन अंदाज में पेश कर रही थी। ईरानी हसीना के हसीन नकुश और उसके होंठों की जुम्बश काबिल दी थी, और उसके साथ साथ ही लिबास के इस्तेमाल में शायद उमर ख़याम की हुस्न परस्ती को मद्देनज़र रखा गया था। ख़याम की रुबाई, अज़ा की शायरी, हुस्न की बेबाकी, नौजवानों की सरगोशियाँ, शराब की मस्तियाँ, बूढ़ों की सिसकियाँ और दौलत की फरवानी के उस हसीन संगम को देखकर मेरा हाथ बेइख्तियार सर पर इस ख्याल से पहुँच गया कि शायद मैं खाला शहादत की खोली में लेटा कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उस ख्वाब के हुस्न को ख़राब करने के लिए खाला शहादत अपने दुआया कुश्तों को खाली फ्राई पैन से मेरे सर में ना उतारने लगी, मगर यह ख्वाब नहीं हकीकत थी, क्योंकि मैं मौजूदा हालात के एक एक पल को देख और महसूस करके ज़िंदगी का एक नया लुत्फ़ उठा रहा था।
ویٹر کی آمد سے میں دوسرے ہی لمحے خیال سے حقیقت میں آ گیا اور ویٹر نے ایک میز تک رہنمائی کر دی۔ میں میز کے گرد پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکا کر بال میں بکھرے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا، اور تب ہی میری نگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی آئرن فیرن پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے ہونٹ سکڑ گئے اور مجھ پر کیا مصیبت پاری ہوئی کہ میں ان خاتون کے مسائل میں دلچسپی لوں، اور وہ تو بس حماقت کی جو میں ان کی طرف راغب ہو گیا تھا، اور انہیں نے بڑی نخوست کے ساتھ مجھے ٹھکرا دیا۔ میں نے اس پر سے نگاہیں ہٹا لی اور ویٹر کو ایک مشروب کا آرڈر دے دیا، اور وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مشروب میرے سامنے شروع کیا گیا، اور گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تو بے خیالی کے انداز میں نگاہیں سامنے اٹھ گئیں۔ آئرن فیرن مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اور میں نے جلدی سے نگاہیں پھیر لی اور گلاس کے سپ لینے لگا، اور اس کے بعد میں نے دیر تک آئرن فیرن کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن چند ہی لمحات کے بعد میرے سامنے کی کرسی کھسکی اور کوئی اس پر آ کر بیٹھ گیا، اور بے اختیارانہ انداز میں نے چونک کر دیکھا تو وہ آئرن فیرن ہی تھی جو سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں نے چہرے پر سپاٹ سے تاثرات پیدا کر لیے۔ ناراض ہو؟ اس نے سوال کیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، اور میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، اور میں اجنبی لوگوں سے بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ وہ تو میں بھی نہیں کرتی، لیکن ہم اجنبی کہاں ہیں میڈم، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے۔ میں صرف آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ناراضگی ختم کر دیجیے، اور اس نے دل آویز انداز میں کہا، اور میں اسے گھورنے لگا۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تمہارے مسائل تمہارے اپنے ہیں، اور اتفاق تھا کہ ہمارے درمیان چند روز کی رفاقت ہو گئی، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب کہ میں تمہارا تعاقب نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہم دونوں ایک دلچسپ حادثے سے دوچار ہو گئے تھے، اور اس سے زیادہ میرے ذہن میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آئرن فیرن۔ میں کہتی ہوں ناراضگی ختم کر دو، اور میں جن حالات کا شکار ہوں، اور اب تو تم جان ہی چکے ہو، اور کیا میں قابل معافی نہیں؟ بس ذہنی الجھنوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہوں کہ ہر چیز پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور اسی جھنجھلاہٹ میں پلیز مجھے معاف کر دو۔ اور آئرن فیرن نے کہا، اور میں کسی قدر نرم پڑ گیا۔ کیا پیو گی؟ اس نے ناراضگی کے عالم میں کہا، اور جو بھی پلا دو، اور وہ آہستہ سے ہنس پڑی۔ میں نے اس کے لیے بھی وہی مشروب منگوا لیا جس سے میں شغل کر رہا تھا، اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہی، اور پھر بولی، کچھ بات چیت نہیں کرو گے مجھ سے؟ کرو۔ اور میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم پھر بتاؤ کہ تم پر کیا بیتی؟ کوئی خاص نہیں۔ اور پروفیسر میتھون مجھے اپنے تہہ خانے میں لے گیا، اور اس کے بعد میں کوشش کر کے وہاں سے نکل بھاگا۔ اپنے مالی وسائل تم نے کیسے پورے کر لیے؟ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیے۔ اور تم پر کیا گزری؟ اور میں نے سوال کیا، اور آئرن فیرن نے وہی کہانی سنائی جو رئیس مجھے بتا چکا تھا۔ سوال تو میں بھی تم سے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے مالی وسائل کیسے پورے ہوئے؟ لڑکیوں کے مالی وسائل پورے کرنے میں بہت زیادہ الجھن نہیں ہوتی۔ اوہو! اور میں نے ہونٹ سکوڑے۔ احمقانہ بات مت سوچنا، ورنہ یہ گلاس اٹھا کر تمہارے منہ پر دے ماروں گی، اور میں بد کردار لڑکی نہیں ہوں، اس نے بے تکلفی سے کہا، اور پھر اس طرح مجھے گھورنے لگی جیسے خدشہ ہو کہ میں ان الفاظ کا برا مان جاؤں گا، لیکن بہرطور یہ برا ماننے والی بات نہ تھی۔ اور پھر وہ خود ہی بولی، بس ایک شخص کو مرغا بنانا پڑا، لیکن اس انداز میں کہ وہ مرغا بعد میں اپنی جیبیں ٹٹولتا ہی رہ گیا، اور تفصیل نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ تمہارا مسئلہ ہے، تم خود ہی نمٹ سکتی ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ذہنی الجھنیں مسلسل اسی حد میں ہیں یا پھر کچھ آگے بڑھی ہیں؟ بدقسمتی سے ابھی تک فصاحت خاطری کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا، کیونکہ میرے وسائل بہت محدود ہیں، اور ایران سے میری واقفیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ فصاحت خاطری کی تلاش میں کیا کروں، اور مجھے تم سے ہمدردی ہے آئرن فیرن۔ صرف ہمدردی کرو گے یا میرا ساتھ بھی دو گے؟ دیکھو منصور، یہی نام بتایا تھا نا تم نے۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور میں تم سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن اتفاقات ہم دونوں کو بار بار سامنے لاتے ہیں، اور اگر کچھ دن میرا ساتھ دو تو کیا حرج ہے، بشرطے کہ تمہارا اپنا کوئی پروگرام نہ ہو۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں چاہتی ہوں کہ ایران کے مشہور شہروں میں گھوم کر کسی نہ کسی طرح فصاحت خاطری کو تلاش کروں، اور اس طرح ہم ایران کی سیاحت بھی کر لیں گے، اور تم یقین کرو کہ میں نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔
मिस्र में मैंने अपने तौर पर अपने लिए तफरीहात मुहैया कर रखी थी, लेकिन अपनी शिनाख्त में नाकाम रहकर दिल इस कदर उकता गया कि उसके बाद मैं वहाँ से निकल भागना चाहती थी। और बहुत से ख्यालात हैं दिल में, मैं क्या कहूँ, कौन हूँ, और इस बारे में अगर मुझे मालूम हो जाए तो यकीन करो कि मुझसे ज़्यादा हंसमुख लड़की तुम्हें और कोई ना मिले। बहरतौर मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ की सियाहत करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके मुख्तलिफ मकामात पर फसाहत खातरी की तलाश करें। मैंने चंद लम्हा सोचा और आयरन फेरन की पेशकश मेरे लिए गैर दिलचस्प नहीं थी। ज़ाहिर है कि मेरी ज़िंदगी का भी अभी कोई ख़ास मकसद नहीं था, बल्कि आज मैंने होटल में बैठकर यही सोचा था कि अपने आप को होटल के माहौल में गुम कर दूंगा और जब तक यहाँ का आबोदाना है सैर व सियाहत करूँगा और उसके बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। मेरा वो नादीदा दोस्त हमदर्द भी मैं यही चाहता था कि जिसका उस वक़्त कोई पता नहीं था, और यह मुमकिन है कि मेरे वजूद के किसी गोशे में छुपा बैठा खामोशी से ये सब तमाशा देख रहा हो, और यकीनन ऐसा ही होगा। कहाँ है, क्या कर रहा है, और उसके बारे में ना कभी मुझे मालूम हो सका है और ना कभी मालूम हो सकता है। लेकिन आदमी बहुत चालाक था, और अगर वाकई वो ज़माना कदीम के किसी फ़िरौन की रूह है तो ज़िंदगी में ना जाने क्या चीज़ होगी वो। रामीज़ का सा इस वक्त मुझे अपने कुर्बो जवार में मौजूद महसूस नहीं हो रहा था, और आयरन फेरन के प्रोग्राम से मैं मुतफ़िक हो गया। और उसके बाद हमने पहले दिन मकामी तौर पर आवारागर्दी का प्रोग्राम बनाया। आयरन फेरन देर तक मेरे साथ रही और रात का खाना भी उसी ने मेरे साथ खाया, और हमारे कमरे भी चौंका नज़दीक थे। इसलिए हार से उठने के बाद तकरीबन 1-1:30 बजे तक हम लोग साथ साथ बैठे रहे, और उसके बाद वो मुझसे इजाज़त लेकर चली गई और मैं उसके जाने के बाद अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। रामीज़ को आज़ादी दी तो उस बदबख्त का कहीं पता नहीं था, और उस शख्स से तो अब मेरी जान ही जलने लगी थी और मतलब का साथी था। जब दिल चाहा मेरे नज़दीक पहुंच गया और जब चाहा गायब हो गया, और मेरा उस पर कोई तसल्लुत भी नहीं था। बातें वो बड़ी खूबसूरत कर लिया करता था और कहता था कि मैं तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा हूँ और मैं तुम्हारी ज़ात में पोशीदा हो गया हूँ और ना जाने क्या क्या। लेकिन मैंने जब भी अपनी ज़ात को टटोला और जब भी उसकी ज़रूरत महसूस की उसे गायब पाया, और अब मैं उस पर कोई भरोसा भी नहीं कर सकता था। हाँ, अगर मौके पर साथ दे जाए तो गनीमत था। अब इस एहसास को मैंने अपने ज़हन से पूरी तरह खारिज कर दिया कि उस पर तकिया नहीं करूँगा और जो चीज़ जी चाहेगा करूँगा, और अगर उसने मेरी मदद की तो ठीक है, और ना की तो मुझे खुद ही हालात से निपटना होगा। दूसरी सुबह आयरन फेरन ने नाश्ता मेरे साथ ही किया, और उसके बाद फ़ैसला किया कि हम आम सियाहों की हैसियत से यहाँ की सैर करेंगे। चुनाचा हम बाहर निकल आए। एक बुक स्टार से किताबचे खरीदे और जिन पर ईरान की सियाहत के बारे में तफसीलात दर्ज थीं। चुनाचा उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि सबसे पहले शमरान चलते हैं, और शमरान को कोहे दमा मंदिर के पहले में वाक़या है और बाकी शहर से 2000 फुट बुलंद। सख्त गर्मियों में जब ख़ियाबान फरदौसी तपने लगता है तो शमरान में बहार का मौसम होता है। पुररौनक बाज़ार और बुलंदो बाला इमारतें आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गईं, और हमारी टैक्सी बरक रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। फ़िज़ा में मोटरों के हॉर्न और शहर के शोर गुल की बजाय सड़क के पहलू में गुनगुनाती हुई नदी का शोर और परिंदों की चहचहाहट शामिल थी। पहाड़ी चश्मों की मधुर दिल नज़ाल उभर रही थी और खनकी बेतदरीज बढ़ गई थी। सड़क के दोनों तरफ फूलों के तोहफे और घने सरसब्ज़ चिनारों की कतारें थी, और हम उस पुरपीट सड़क पर कोई मोड़ मुड़ते तो यूं ही महसूस होता जैसे घने चिनार हमारा रास्ता रोक लेंगे, और जिनकी शाखें टैक्सी की छत पर आकर यूं हो जाती जैसे सब्ज़े और खनकी की एक सुरंग सी बन गई हो, और खुश हवा के थपेने चल रहे थे। चिनार के सुर्खी मैल पत्ते हमारे टैक्सी पर बारिश की कतरों की तरह बरसने लगे, और थोड़ी देर के बाद टैक्सी दर्द बंद की बिलू वार्ड में जाकर रुक गई, और हम एक पथरीली चट्टान में तराशी हुई सीढ़ियां तय करके एक ओपन रेस्टोरेंट में आ गए। एक मेज़ मुंतखब कर ली, और थोड़े ही फासले पर एक पहाड़ी चश्मा उबल रहा था और बहुत हसीन सजावट थी। यहाँ मेज़ों के ऊपर रंग बिरंगे गुलदानों की बजाय नन्हे नन्हे परिंदों के पिंजरे रखे हुए थे, और इंतहाई हसीन और रूहानी माहौल था। और मैंने आयरन फेरीन की आंखों में एक अजीब कफ़ियत देखी, और उस पर निगाह पड़ी
तो वो मुझे ही देख रही थी और फिर मुझे अपनी जानब देख कर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या ख्याल है, कुछ खाया जाए? हाँ हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो हमने पहले ना खाई हो। और मैंने वेटर को बुलाकर उससे अंग्रेज़ी में यहाँ के खानों की तफसीलात पूछी और फिर उसी का मशवरा लिया तो उसने हंसकर कहा, अब जो खुनक और जिगरे मुर्ग ले आओ, मैंने कहा। और उसके बाद वेटर ने हमारी सामने खूबसूरत बर्तन लगाना शुरू कर दिए और थोड़ी देर के बाद वेटर हमारी मतलूबा अशिया ले आया। आयरन फेरीन ने जिगरे मुर्ग बड़ी दिलचस्पी से खाया और आबे जो के घूंट लेकर उसकी आंखों में एक सरूर की सी कैफियत नमूदार हो गई। और मैंने आर्डर तो दे दिया था, लेकिन चंद लम्हात के बाद मुझे एहसास हुआ कि जहन में सरूर की एक तरंग सी उठी है और मुझे अपने आप को संभालने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। आयरन फेरीन ने कहा कि तुम जो कोई भी हो मंसूर, दिलकश इंसान हो और तुम्हारे साथ एक अजीब सी कैफियत का एहसास होता है। शायद, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे मुतासर नहीं हो। अगर ना होता तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों बैठा होता? और आबे जो का सरूर जब तक हमारे जहन पर तारी रहा, हमारी गुफ्तगू में रुमानियत रही और उसके बाद हम वहाँ से उठ गए। खराज के कस्बे से गुजरने के बाद हमारी टैक्सी दरियाए खराज के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। दरिया सड़क और पथरीली चट्टानों के दरमियान सर पटकता हुआ जोरों शोर से बह रहा था और उसके किनारे दरख्तों की घनी छांव में पत्थरों पर बिछे हुए दीदा जेब कालीनों पर बैठे हुए लोग पिकनिक मना रहे थे और सारी फरा उस रंगीन वादी में रुमान परवर कैफियत पैदा कर रही थी। एक मोड़ पर दरिया घने दरख्तों के दरमियान गुम हो जाता था और यहाँ हमने टैक्सी रुकवाई और वादी में उतरती हुई कच्ची सीढ़ियाँ तय करके दरिया के किनारे वाक़या एक रेस्तोरां में दाखिल हो गए। बुलंद दरख्तों पर खुशगवार फूल बहते हुए, दरिया का शोर और हवा की सरसराहट और जिस्म में ज़िंदगी की लहर और जिसमें डूब जाने को जी चाहता था। ओपन एयर रेस्टोरेंट के एक कच्चे तालाब में खरार से पकड़ी हुई मछलियाँ उछल रही थी और यहाँ का तरीका यह था कि अपने पसंद की मछली खुद ही पकड़िए और वेटर के हवाले कर दीजिए और वह मेज़ के साथ एक छोटा सा बावर्ची खाना लगाकर आपके सामने बड़ी नफासत से ये मछली तैयार करके आपको पेश कर देगा। और आयरन फेरीन के अंदर एक बिल्कुल बचगाना की सी कैफियत पैदा हो गई। वो पानी में हाथ डालकर बैठ गई और हमने बार बार मछलियाँ पकड़ने की कोशिशें की, लेकिन मछलियाँ हाथों में गुदगुदियाँ करती हुई फिसल जाती। चुनाचा इस कोशिश में हमारे लिबास पानी में तरबितर हो गए और एक भी मछली हमारे हाथ ना आ सकी। और फिर हमने तय किया कि यह फ़र्ज वेटर ही के सुपुर्द किया जाए। चुनाचा उसने हमारी पसंद की मछलियाँ पकड़कर हमारे सामने ही तलना शुरू कर दी। अतराफ़ की तमाम मेज़ें भरी हुई थी और अक्सर लोग जो यहाँ की ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे शराब नोशी में मसरूफ़ थे और हमारे बराबर वाली मेज़ पर मशायरा हो रहा था। ख़याम के मुल्क में शेर व शायरी की महफ़िल ना होती तो अजब की बात थी। दोपहर ढल रही थी और धूप के मलाहत में खनकी का असर नुमाया था और हम लोग रेस्तोरां से निकलकर दरिया के करीब एक पत्थर पर जा बैठे और पानी में हाथ डाला तो इंतहाई सर्द था। खराज के बहते हुए पानी का शोर और हवा की सरसराहट से कानों में एक अजीब सी साज की आवाज़ें पहुंच रही थी। आबे जो का असर अभी तक ज़हन पर सवार था या फिर आयरन फेरीन ही के अंदर में लचक पैदा हो गई थी और ख़ुद मेरी अपनी कैफियत ज़्यादा परेशान कुन नहीं थी। अलबत्ता उसका कुर्ब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और आयरन फेरीन काफ़ी देर तक यहाँ बैठी रही और फिर उसने किताबचा निकालकर उसकी वरक गर्दानी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुर्खी छाई हुई थी और पता नहीं कि वह ईरानी नसात थी या मिस्री, लेकिन उसके नकूश की दिल आवेज़ी अब मुझ पर वाज़े हो रही थी। दफतनी उसने अपनी स्याह गहरी आंखें उठाईं और कहने लगी, कैप्सियन के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो चलो चलते हैं, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ और टैक्सी ड्राइवर को मैंने पूरे दिन के लिए मखसूस कर लिया था और वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। चुनाचा हमने उसे कैप्सियन चलने के लिए कहा और ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर हम दोनों की तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। फेरीन ने आहिस्ता से मेरे कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा कि यह ड्राइवर मुस्कुराया क्यों था और इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मैंने बेख्याली में जवाब दिया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद अंदाज़ा हो गया कि उसकी मुस्कुराहट क्या मायने रखती थी और कैप्सियन का रास्ता निहायत दुश्वार और पुरखतर था। गहरी खाइयाँ और खौफनाक मोड़ जगह जगह बिखरे हुए थे,
लेकिन उसके साथ ही सबसे खौफनाक रवैया ड्राइवर का था, जो इंतहाई बर्क रफ्तारी से टैक्सी दौड़ा रहा था। वापसी का सफ़र खतरनाक होगा और ड्राइवर को शायद टैक्सी की रफ्तार पर कंट्रोल नहीं है और कहीं भी उसका हाथ बहक सकता है। फैरीन खौफ से गहरी सांस लेकर रह गई। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मैंने कहा, तो फिर रात को वापसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी न किसी जगह रात को क़याम कर लेंगे। और फैरीन के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए और वह चंद लम्हात अजीब से अंदाज में मुझे घूरती रही और फिर बोली, क्या यह ड्राइवर रात को रुकने के लिए तैयार हो जाएगा? इसे रात का मुआवजा भी अदा कर दिया जाएगा और मेरा ख्याल है कि उसे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने अंग्रेज़ी में ड्राइवर से कैप्सियन के किनारे क़याम के बारे में पूछा तो उसने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मुझे बताया कि वहाँ होटल दस्तयाब हो सकते हैं, और ये बात सुनकर किसी कदर इत्मीनान हो गया। जब सियाहत ही की ठहरी थी तो इस एडवेंचर से क्यों गुरेज किया जाता। चुनांचे हम कैप्सियन के साहल पर पहुंच गए और शब के उस पहर सिर्फ लहरों का शोर उस बात का ऐलान कर रहा था कि समुंदर करीब है, और टैक्सी समुंदर के किनारे कुछ दूर तक गई। फिर दाएं सिमत में एक होटल के नेमन साइन बोर्ड नजर आने लगे और टैक्सी का रुख उसकी जानब हो गया, और दिलचस्पी भी महसूस हो रही थी और हल्का सा खौफ भी जहन में जागजीन था। मुमकिन है कि फैरिन के सोचने का अंदाज मुझसे मुख्तलिफ हो। होटल के काउंटर पर एक मुअम्मर औरत और एक उसी की उम्र का मर्द बैठा हुआ था, और दोनों ने हमें मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा और हमारे लिए खैर मुकदमी के अल्फाज अदा किए। शब बसरी के लिए हमें आसानी से कमरा मिल गया, लेकिन कमरे की तरफ बढ़ते हुए हमारे जहन में मुअम्मर जोड़े की चुभती हुई निगाहें गर्दिश कर रही थी, और यहाँ गालबन शब बसरी के लिए आने वाले मशकूक ही होते होंगे। और कमरा काफ़ी खूबसूरत था। उसकी अकबी खिड़की से कैप्सन को देखा जा सकता, और हमने कमरे का जायज़ा लिया। फैरन अजीब सी कफियत महसूस कर रही थी और मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा तो वो खिड़की से करीब जाकर खड़ी हुई और खिड़की खोल दी। समुंदर की तरफ से सर्द हवाएं अंदर दाखिल होने लगीं, लेकिन उस वक़्त वो इंतहाई खुशगवार लग रही थी। तुम परेशान हो फैरिन? नहीं, क्यों, क्या बात है? मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसे आसार देख रहा हूँ, कोई ख़ास बात नहीं। और यूँ भी तो हम एक तवील सफ़र साथ साथ कर चुके हैं, और ये दूसरी बात है कि उस वक़्त हमें सफ़र ताबूतों में करना पड़ा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक शरीफाना रवैये का इत्मीनान दिलाता हूँ। मुंह धो रखो, और मैं खुद भी अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। नहीं फैरिन, ये अल्फाज कहकर तुम इस एतमाद को मजरू कर रही हो जो हमारे तुम्हारे दरमियान मौजूद है। एतमाद? और फैरिन के लहजे में एक अजीब सी लर्जिश थी, और फिर उसने गर्दन झटकी और एकदम हंस पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यकीनन हमारे दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम है। और वैसे कैप्सन को समुंदर नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे बहुत बड़ी झील का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह झील किसी तौर समुंदर से कम नहीं। रात की तारीकी में लहरों के जाग सिर्फ लकीरों की शक्ल में नजर आ रहे थे। हम दोनों देर तक वहां खड़े रहे और फिर पलटे तो फैरिन बेख्तियार अंदाज में मेरे जिस्म से टकरा गई, और मैंने उसके शाने पर थपकी दी और उसे खाना खाने के बारे में पूछा। कुछ भी मंगवा लो, और खाए बगैर तो नींद नहीं आएगी। हाँ, जहाज़ पर भी यही होता था, मैंने कहा, और वो हंस पड़ा। फिर हमने वेटर को बुलाकर रात के खाने का आर्डर नोट कराया, और जो हमें आधे घंटे के बाद शुरू किया गया, लेकिन आधे घंटे के इस इंतज़ार का सिला अच्छा मिला था, और बहुत नफीस खाना था, और कई चीज़ें अजनबी थीं जिन्हें खाने में लुत्फ़ आया। और खाने से फागर होकर हम दोनों एक बार फिर खिड़की के नज़दीक जा बैठे, और होटल में नीचे जाने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश नज़र नहीं आता था। हम काफ़ी देर तक खिड़की के साथ बैठे हुए रात की तारीकी में समुंदर के उड़ते हुए जागों को देखते रहे, और फिर फैरिन बोली, सोने में ज़रा दिक्कत होगी, और कम वक्तों ने सिर्फ एक ही बिस्तर बिछाया है। कम वक्तों का कसूर नहीं है, और यहाँ गालबन वही लोग आते हैं जिन्हें एक शरारत नहीं, और मेरा ख्याल है कि तुम आराम से सो जाओ और मुझे नीचे सोने में कोई दिक्कत ना होगी। ऐसे मौक़ों पर मर्द अपनी खिदमत पेश करते हैं, लिहाजा मैं भी उनकी तकलीद करूँगा। फैरिन की बेमुश्किल तमाम बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हुई, और मैंने नीचे ही एक जगह मुंतखब कर ली और फिर खिड़की बंद कर दी, ताकि समुंदर की तरफ से आने वाली खनक हवाएं रात को जागने का सबब न बन जाएं। और फैरिन पता नहीं सोई थी या जाग रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। हालांकि हमने तन्हा तवील सफ़र तय किया था, लेकिन इस वक्त जहनी कफियत ये नहीं थी, या तो ये मौसमी असर था या फिर ये होटल और यहाँ का माहौल। और मैं जहन से ख्यालात को झटकने की कोशिश करता रहा,
اور پھر دفتن ہی میرے ذہن میں رامز آ گیا، میرے ناقابل اعتماد دوست، اور کیا اب بھی تم مجھ سے دور ہو؟ اور میں نے سوال کیا، لیکن رامز کی کوئی آواز نہ ابھری۔ ٹھیک ہے، اور اب میں نے تمہارے تصور تک چھوڑ دیا ہے، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنے میں کافی دیر لگی، لیکن جب نیند آئی تو ایسی آئی کہ صبح کو آنکھ کھلی، اور اس وقت فیرن صبح کا اخبار دیکھ رہی تھی جو پرشین زبان میں تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے اخبار رکھ دیا اور مسکرا کر بولی، اب اٹھ جاؤ، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ تمہیں ایک بے سکون رات گزارنی پڑی۔ میں انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا، اور فیرین دھلی نظر آ رہی تھی، اور غالباً وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی، کیونکہ اس کے بالوں میں نمی محسوس ہوئی، اور میں خاموشی سے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ گرم پانی موجود تھا اور اس سے غسل کرنے میں کافی لطف آیا، رات کی کسل بندی دور ہو گئی۔ اس کے بعد باہر نکلا تو غالباً فیرین ناشتہ منگوا چکی تھی اور سامنے ہی ناشتے کے برتن لگے ہوئے تھے۔ جب خوب عورت ہونے کا پورا ثبوت دے رہی ہو، لطف آ گیا منصور، یقین کرو لطف آ گیا، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ناشتے کے فوراً بعد چلنا چاہیے۔ ڈرائیور سے ملاقات تو نہیں ہوئی؟ ابھی آیا تھا تو میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ ناشتے کے فوراً بعد روانہ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ کیپسین کے کنارے تھوڑی دیر تک چہل قدمی کی، اور کوئی خاص بات نہیں تھی، اور سمندر صرف سمندر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ چونکہ اس علاقے میں زیادہ تر سفر رات کی تاریکی میں طے کیا گیا تھا، اس لیے بہت سے مناظر ہمیں دن کی روشنی میں اجنبی لگے، اور ڈرائیور نے حسب معمول اپنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا، اور اگر ہم سہمے ہوئے نہیں ہوتے تو یقیناً واپسی کے سفر سے بھی پوری طرح لطف اندوز ہوتے۔ ڈرائیور نے ہماری خواہش کے مطابق ٹیکسی نمروز کے سامنے روک دی، اور ٹیکسی کا پورا کرایہ ادا کر کے ہم اترے اور نمروز میں داخل ہو گئے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر پہنچا تو فیرین بھی میرے پیچھے اندر آ گئی۔ چند لمحے بیٹھنے کے بعد وہ بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، اور دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے اب اور کوئی مشغلہ نہیں رہ گیا تھا، چنانچہ میں نے بقیہ وقت کمرے میں ہی گزارا، اور دوپہر کو وہ تیار ہو کر میرے کمرے میں پہنچ گئی۔ آؤ کھانا نیچے ہی کھائیں گے، اس نے کہا، اور ہم دونوں نیچے چل دیے۔ نمروز کا ڈائننگ ہال اس وقت بھی خاصا آباد تھا، اور ویسے بھی یہاں اچھی خاصی رونق رہتی، ملکی اور غیر ملکی افراد کی اچھی خاصی تعداد یہاں نظر آتی تھی، اور اس وقت بھی ڈائننگ ہال میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہم ایک میز کی جانب بڑھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے دوران فیرین کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں منصور کے اخبار میں ایک اشتہار دے دوں۔ کس سلسلے میں؟ فصاحت خاطری کے لیے، اور میں اشتہار میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھ دوں گی کہ فصاحت خاطری جہاں بھی ہو، نمروز کے اس کمرے میں اپنی ایک شناسہ سے ملاقات کرے، اور ممکن ہے کہ اس طرح کوئی کام بن سکے، اور ویسے تو وسیع و عریض ایران میں فصاحت خاطری کو تلاش کرنا ممکن نہیں۔ سوچ لو، اگر اس طرح تمہیں کچھ آسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو ضرور کرو، اور میں یہ اشتہار کوشش کر کے آج ہی اخبارات کو دے دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہوٹل کا مینیجر اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے منصور، اور میرے دل میں کیا کیا خواہشیں ہیں، اور میں اپنی شناخت چاہتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بارے میں علم ہو جائے، اور پتہ نہیں کہ میرے وہاں سے آ جانے کے بعد ان لوگوں پر کیا گزری۔ حکیم عارفی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک، اس نے جواب دیا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہاں فصاحت خاطری سے رابطہ قائم کیا ہو، کیونکہ تم کہتی ہو کہ وہ فصاحت خاطری ہی کی ایما پر تمہاری پرورش کر رہے تھے، اور اب یہ اشتہار اگر فصاحت خاطری کی نظر سے گزرے تو شاید اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ تم ہی ہو سکتی ہو جو اس کی تلاش میں یہاں آئی ہو۔ بالکل، اور میں نے بھی اسی انداز میں سوچا تھا، اور کھانے کے بعد ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ تم چاہو تو کہیں چلے جانا، اور میں یہ کام کر لوں گی، اس نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی، اور مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چنانچہ کھانے کے بعد ہم ڈائننگ ہال سے باہر نکل آئے، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رامز کو ایک بار پھر پکارا، اور اس کی طرف سے جواب نہ آنے پر اس پر 1000 بار لعنت بھیج کر میں اپنے بستر پر دراز ہو گیا، اور کھانے سے ذرا طبیعت بوجھل سے ہو گئی تھی، آنکھیں بند کی تو نیند آ گئی۔
شام کو تقریباً 4:30 بجے میری آنکھ کھلی، منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر لباس تبدیل کیا اور پھر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ فیرین کا کمرہ بند تھا اور وہ بھی واپس نہیں آئی تھی، اور یوں ہی آوارہ گردی کرنے کے لیے میں سڑکوں پر نکل آیا، اور سڑکوں پر وہی روایتی رونق نظر آ رہی تھی، اور میں آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا کافی دور نکل گیا اور پھر ایک چھوٹے سے پبلک پارک میں داخل ہو گیا جہاں زندگی کی رونقیں شباب پر تھیں۔ نوجوان جوڑے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گشت کر رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے تھے، اور خوانچے والے اور بہت سے لوگ موجود تھے جو زندگی کی ضروریات فروخت کر رہے تھے۔ میں پارک میں ٹہلتا ہوا ایک گوشے سے نکل رہا تھا کہ دفتن میں نے 2 آدمیوں کو اپنی طرف نگراں دیکھا، اور وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ دراز قامت اور اچھے لباس میں ملبوس، اور ان میں سے ایک نے منہ میں پائپ دبا ہوا تھا اور وہ اس کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا، اور میں نے جب ان کی جانب دیکھا تو وہ دونوں اس طرح بے نیاز ہو گئے جیسے انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہ دی ہو، اور پتہ نہیں کہ وہ کیوں ٹھٹکے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر چونکے ضرور تھے۔ کہیں کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے، میں نے سوچا، اور پارک سے باہر نکل آیا، اور اس کے بعد میں دیر تک پیچھے مڑ کر ان دونوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ میں واپس ہوٹل میں آ گیا۔ شام کو تقریباً 7:30 بجے فیرین میرے پاس پہنچی اور مجھ سے اپنی کارروائی کی تفصیلات بیان کرتی رہی۔ اس نے بتایا کہ میں نے تمام اخبارات میں اشتہارات دے دیے ہیں، اور مینیجر اس سے پورا تعاون کیا تھا۔ ڈنر کے بعد ہم دیر تک ہوٹل کی تفریحات میں مشغول رہے، اور پھر جب نیند آنے لگی تو اپنے کمروں کی جانب چل پڑے، اور اس وقت تقریباً 11:15 بجے تھے۔ فیرین نے مسکراتے ہوئے مجھے الوداع کہا۔ میں دروازہ کھول کر اندر پہنچا، لباس وغیرہ تبدیل کیا، اور پھر بستر پر لیٹنے ہی جا رہا تھا کہ دفتن ہی ایک عجیب سا احساس ہوا، اور غالباً یہ میری چھٹی حس ہی تھی جس نے مجھ سے کہا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی اور کوئی موجود ہے، اور پھر میری نگاہ وارڈروب کی طرف گئی، کیونکہ اس کا فاصلہ دیوار سے اتنا تھا کہ کوئی الماری کے عقب میں چھپ نہیں سکتا تھا، اور اسی وقت الماری کے پیچھے سے 2 افراد باہر نکل آئے، اور انہیں پہچاننے میں مجھے دقت نہیں ہوئی۔ یہ وہی دونوں تھے جنہیں میں نے پارک میں دیکھا تھا، اور میں بوکھلائے ہوئے انداز میں مسحری سے نیچے اتر آیا، لیکن ان دونوں کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستولوں کا رخ میری ہی طرف تھا، اور ان میں سے ایک نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو وہ تمہارے منہ سے آخری آواز ہوگی۔ میں پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، اور ان میں سے ایک میرے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے میرے لباس کی تلاشی لے ڈالی، لیکن لباس میں کوئی چیز ہوتی تو اسے ملتی، اور اس کے بعد اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر ایک سمت دھکا دیا، اور اسی وقت دوسرے آدمی نے میری گردن پر ہاتھ ڈال کر کوئی چیز میرے ناک سے لگا دی۔ یہ تو اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ بدبودار شے کیا ہے، لیکن اس ایک لمحے میں میرے ہوش و حواس رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد ماحول کی تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تاریکی نہ جانے کب تک میرے ذہن پر مسلط رہی، اور جب حواس جاگے تب بھی یہ تاریکی میری آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ کہاں ہوں۔ بدن کے نیچے بستر محسوس ہو رہا تھا، لیکن گزرے ہوئے واقعات بھی ذہن کے پردے سے ٹکرا رہے تھے، اور میں نے خوف زدہ انداز میں مسحری ٹٹولی، اور چند ہی لمحات میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ کم از کم یہ میرے ہوٹل کے کمرے کی مسحری نہیں ہے، اور میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ پاؤں نیچے رکھے تو کسی نرم اور دبیز قالین کا احساس ہوا، جبکہ ہوٹل کے کمرے میں قالین ضرور تھا، لیکن اتنا نرم اور شاندار نہیں، گویا یہ کوئی اور جگہ ہے، اور وہ لوگ، وہ بدبو جس نے میرے حواس سلا دیے تھے، کسی نشہ آور شے کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کلوروفارم ہو، اور زندگی میں چونکا کبھی کلوروفارم سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے اس کی بو کو میں نے نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ لوگ کون تھے اور جگہ؟ میرے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا، اور دل ہی دل میں میں نے ایک مرتبہ پھر رامیز کو پکارا، لیکن اس کی آواز معدوم تھی، اور مجھے اب خود پر ہی غصہ آنے لگا۔ نہ جانے کیوں میں اسے بار بار پکارتا ہوں، اور اس روح نے بلکہ بدروح نے مجھ سے میری خود اعتمادی چھین لی، اور میں نے گردن کو جھٹکا اور فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ بھی کروں گا اپنی ہی ذات کے سہارے کروں گا۔ کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ یہ لوگ کون تھے، اور کم وقتوں نے مجھے کیوں اغوا کر لیا۔ لیکن اس تاریک جگہ کے بارے میں کچھ تو معلوم ہو، اور یہاں تاریکی اس قدر پھیلی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ رات ہی کا وقت ہو۔ اور میں اپنی جگہ سے اٹھا اور فرش پر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اور ایسی حالت میں کیا چیز تلاش کر سکتا تھا، لیکن ناکسید میں چلتا ہوا بالآخر
ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا اور پھر دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ الیکٹرک سوئچ جتنی بلندی پر لگائے جاتے ہیں اتنی بلندی پر ہاتھ پھیرتا ہوا دیوار کے سہارے آگے بڑھتا رہا اور پھر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کے گرنے کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ غالباً دھات کی کوئی چیز تھی اور میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جھکا اور دیوار پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیے اور پتہ نہیں کہ کیا چیز گری تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دفتن چٹ کی آواز آئی اور روشنی پھیل گئی اور اندھیرے سے اچانک روشنی میں آتے ہوئے میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، لیکن میں کمرے میں کسی کے سانسوں کی باز گئی سن رہا تھا اور میں نے خود کو سنبھال کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک دراز قد آدمی کھڑا ہوا تھا اور اس کا سر گنجا تھا، ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا اور سامنے ایک دروازہ کھلا۔ یقیناً وہ اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر آیا تھا اور اب کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ جو چیز نیچے گری تھی وہ ایک پیالہ نما گلدان تھا جو ایک خوبصورت سے اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا، اور میں اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو مجھے کینہ توڑ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کون سی جگہ ہے یہ اور کون ہو تم؟ میں نے اسے پوچھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور بولا، تم وقت سے پہلے ہوش میں آ گئے ہو، بہتر یہ ہے کہ پھر بے ہوش ہو جاؤ اور تمہیں کم از کم دن کے 10 بجے ہوش میں آنا ہے۔ فضول بکواس مت کرو۔ اور میں غصیلے انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس نے پستول والا ہاتھ میری طرف کر دیا۔ مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے پیروں کو زخمی کر دوں۔ ارے واہ، بلا وجہ زخمی کر دو، اور میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ یہ 10 بجے ہی معلوم ہوگا اور اس سے پہلے تمہیں صرف بے ہوش رہنا ہے۔ نہیں، اور میں 10 بجے کا انتظار کر لوں گا، بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام کی بات ہوئی نا؟ اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا اور قدر و قامت میں بھی بہت زیادہ تھا، اور اگر میں اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا تو مجھے ہی نقصان پہنچتا۔ چنانچہ میں نے صبر کیا اور واپس میں سحری پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص چند لمحات مجھے گھورتا رہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر گلدان اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا اور پھول اس میں جمائے اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا، لیکن اس نے لائٹ بند نہیں کی اور میں سحری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا اور پریشان نگاہوں سے کمرے کے ماحول کو دیکھنے لگا۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا اور جس میں قالین کی مناسبت سے بہترین چیزیں سجی ہوئی تھیں اور خواب گاہی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مسحری بھی بہت شاندار تھی اور ہوٹل کی مسحری سے زیادہ شاندار جس پر میں لیٹا رہا تھا۔ لیکن یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے اغوا کر کے لانے والے کون لوگ ہیں؟ جس شخص کو دیکھا تھا اور وہ تو شکل ہی سے گنڈا نظر آتا تھا، مقامی آدمی ہی معلوم ہوتا، لیکن کم بخت پناہ بے پناہ تن و توش کا مالک۔ ظاہر ہے کہ رستم اور سہراب کی سرزمین کا باشندہ تھا، لیکن میں اس سے یہاں کشتی نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ میں پھر انتظار کرنے لگا اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھوٹنے لگی اور جس کا احساس دروازوں اور کھڑکیوں سے ہو رہا تھا، اور پھر اجالا پوری طرح نمودار ہو گیا اور میرے لیے کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ بیٹھا رہوں، سوچتا رہوں، اور رامیز کا نام میں اب بھول کر بھی اپنے ذہن میں نہیں لینا چاہتا تھا، اور سب سے زیادہ غصہ اسی پر آ رہا تھا اور اس کم بخت کی وجہ سے میری یہ حالت ظاہر ہوئی تھی۔ گھڑی میں 7 بجے اور جب 2 افراد اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک وہی تھا جس سے میری ملاقات ہو چکی تھی اور دوسرا باورچی قسم کا آدمی تھا جو ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا اور ٹرالی پر ناشتے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے ناشتہ کرنے کے لیے کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ میں نے ایک نگاہ ناشتے پر ڈالی اور پھر گردن جھٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ناشتے پر غصہ کیوں اتارا جائے۔ ملحقہ باتھ روم میں منہ ہاتھ دھویا، دانت وغیرہ صاف کیے اور باہر نکل کر ناشتے میں جت گیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور آج تک تو یہی ہوتا رہا تھا کہ میرا کسی بھی سلسلے میں کوئی اختیار نہیں، اور میں حالات کے ہاتھوں راستے کا پتھر بنا ہوا جس کا دل چاہے جدھر لڑکا دے۔ چنانچہ زندگی کا جب یہی مقصد رہ گیا تھا تو خود پر یا حالات پر تیش کھانے سے کیا فائدہ؟ خدا خدا کر کے دن کے 10 بجے اور میں نے کم از کم یہ بات محسوس کی کہ یہ لوگ زبان کے پابند ہیں۔ 10 بجے 2 آدمی اندر آئے اور اس بار وہ گنجا آدمی اندر آیا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی تھا جو جسامت میں کسی بھی طور اس گنجے سے کم نہیں تھا، لیکن لباس وغیرہ شکل و صورت سے قدر مہذب نظر آتا تھا۔ اس کے بال حیرت انگیز طور پر سفید تھے، جبکہ اس کی عمر سے ان اسفند بالوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آؤ، اس نے گونج دار آواز میں کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر یہ جائزہ لینے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے نکل آیا
और दरवाजे के पीछे एक पतली सी राहदारी थी और जिसमें 2 आदमी बीक वक्त गुजर सकते, और उनमें से एक मेरे पीछे पड़ा हुआ था और दूसरा आगे, और गोया मुझ पर निगाह भी रख रहे थे और मेरी तरफ से मशकूक भी थे। इस तरह मुझे लिए हुए वो लोग एक और कमरे में दाखिल हो गए, जहां एक तीसरी शख्सियत एक स्याह मेज़ के पीछे बैठी हुई थी, और उसके कद्दो कामत का अंदाज़ा तो नहीं हो सका, लेकिन उसके चौड़े शानों और पुरवकार चेहरे से यह एहसास होता कि वो इन दोनों में नुमाया शख्सियत का हामिल है। उसने तीखी और तंजिया निगाहों से मुझे देखा और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। आइए मिस्टर बातिश, आपका क्या ख्याल था कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक कर आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन आपको पहले बता दिया गया था कि हम लोग जिससे मुआहदा करते हैं उसे हर कीमत पर अपना मती देखना चाहते हैं, और आपका साबका रिकॉर्ड बिलाशुबा बहुत खतरनाक है। लेकिन आपको ये भी बता दिया गया था मिस्टर बातिश कि आपका वास्ता किन लोगों से है और आप किसके लिए काम कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, और ये आपने मुझे नया नाम दिया है, मैंने कहा, और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू करें? मेरा मकसद है कि तुम और मैं। ठीक है, और मैं अपनी मादरी ज़ुबान बोलने में कोई एतराज़ नहीं। और मैंने इस बार उर्दू में कहा, और वह शख्स चौंक कर मुझे देखने लगा, और फिर उसने कहा, गालबन तुम उर्दू बोल रहे हो, मादरी ज़ुबान की बात की थी ना तुमने। ओहो, और ये तुम्हारी मादरी ज़ुबान उर्दू कब से हो गई मिस्टर बातिश? उसने सवाल किया। तुम अगर मेरा नाम तब्दील करने पर तुले हुए हो तो मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा नाम बातिश नहीं बल्कि मंसूर के नाम से पुकारा जाता है। गोया अब तुम पागलपन का मुजाहरा करोगे, उस शख्स ने कहा, और मैं पागलपन का मुजाहरा अभी नहीं करूँगा, और अगर तुम लोग मुझे आप बातिश बनाने पर तुले हुए हो और फिर शायद मैं पागल ही हो जाऊँ। हमारे पास हर किस्म के पागलपन का मौसर इलाज है मिस्टर बातिश, लेकिन आप इंतहाई गलत इंसान निकले। अब आपके बारे में तो हमें ये पता चला था कि आप मुआवजा लेने के बाद नहायत ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम देते हैं, और बुरे आदमियों में आपको एक अच्छा आदमी तस्वर किया जाता है। लेकिन वो कौन से अवामल थे जिन्होंने आपको हमारे मकसद पर चलने से रोक दिया? आप जानते हैं मिस्टर बातिश कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो ईरान के बेहतरीन मफाद में है, और आपको ईरान का बाशिंदा होने की हैसियत से ज़हनी तौर पर भी इस काम के लिए तैयार होना चाहिए था। लेकिन आपने इंतहाई बददियानती का सबूत दिया, और अपने मुआवजे की आधी रकम वसूल कर लेने के बावजूद आपने राह फरार इख्तियार की। आपसे पहले ही पूछ लिया गया था कि आप खुशी से हमारा काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं, और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते थे तो पहले भी इनकार कर सकते थे। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और आप हमारे राजदार बन चुके हैं, और उस राजदारी के बाद हमारे लिए यह भी मुमकिन नहीं कि हम आपको तनहा छोड़ दें। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि अब हमको ख़तरा भी लाहक हो गया है कि कहीं आप हमारे दुश्मनों के हाथों ना बिक गए हों। और मेरे भाई और मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर अपनी इन छोटी छोटी आंखों पर गौर कर लो, जिनमें शायद हकीकतों को परखने की सलाहियत नहीं। मेरा नाम बातिश नहीं मंसूर है। ज़रा गौर से देख लो मेरा ये मकरू चेहरा जो सारी ज़िंदगी मुझे मुसीबतों में फंसाता रहा है, और यूँ महसूस होता है और जैसे इस बार फिर ये चेहरा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। भारी भरकम शख्स की आंखों में तंज के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाइए मिस्टर बातिश, बैठ कर गुफ्तगू करना बेहतर रहेगा। एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि इन हालात के बावजूद हम आपसे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहते हैं, बशर्ते कि आप इस माहौल को कायम रहने दें। गोया बातिश बने बगैर चाराकार नहीं, बनने की ज़रूरत नहीं, आप बातिश हैं। गुंजाइश निकाल लो ब्रदर, और कहीं तुम्हें बाद में अफसोस ना करना पड़े। एक बार और सुन लो, अगर तुमने अपना कोई गहरा राज बातिश को सौंपा है तो मुझे उस राज में शरीके कार बनाने की कोशिश मत करो, और उसकी वजह यह है कि जब असल बातिश तुम्हें मिल जाएगा तो फिर तुम इस तशवीश का शिकार हो जाओगे कि मैं भी तुम्हारे राज से वाकिफ़ हो चुका हूँ, और बिला वजह मेरी जान के लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। और फिर अपने राज में मुझे शरीक करने से पहले एक बात फिर पूरी तरह इत्मीनान कर लो कि मैं बातिश नहीं हूँ, और उसके बावजूद अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, बाद में मेरा कसूर ना होगा। कुछ कहना ही बेकार है मिस्टर बातिश, और आपने अपने आप को बातिश तस्लीम ना करके हमारे मंसूबों को नाकाबिल तलाफ़ी ठेस पहुँचाई है। और पहले हम आपको मुतमिन करना पसंद करते हैं और याद दिला देना चाहते हैं कि आप बातिश ही हैं,
और बाकी तमाम बातें बाद में होंगी। चीफ, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इसे याद दिला दूं कि यह कौन है, और गंजी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मिस्टर बातिश के साथ हम कोई सख्त सलूक करना नहीं चाहते, लेकिन हालात अजीब सा रुख इख्तियार कर गए हैं। ताहम इन्हें मौका दिया जाए, इन्हें इनकी रिहाइश गाह में छोड़ आओ। और हाँ मिस्टर बातिश, जैसा कि आपने फरमाया कि आप बातिश नहीं, तो फिर यह भी बता दीजिए कि आप कौन हैं, ताकि आपके बारे में छानबीन करा ली जाए। और आपको इल्म है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, और हमारे मंसूबे की इब्तिदा में सिर्फ 40 घंटे रह गए हैं। मेरा नाम मंसूर है, और मैं कौन हूँ इसके बारे में बताना बिल्कुल बेकार होगा, और मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। आपका क़याम कहाँ है? होटल नमरूज़ में, मैंने जवाब दिया, और कमरा नंबर भी दोहरा दिया। बेहतर है, और ये मालूमात भी हासिल कर ली जाएंगी, और मेरा ख्याल है कि कुछ और लोगों को भी तस्दीक के लिए तलब कर लिया जाएगा, और उस वक़्त तक आपको कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करें, वरना हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम आपको ज़िंदा रखें। और अपने मंसूबे की तकमील के लिए हम मेकअप से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मेकअप बहुत ज़्यादा पायदार साबित ना होगा, और आप ये काम बाआसानी कर सकते हैं क्योंकि आप उसके लिए नहायत मौजूद थे। ताहम अब ये नया मसला आपने खड़ा कर दिया है, तो उसके लिए थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जाओ, ले जाओ, इसे बंद कर दो। और आखिर में उसने अपनी शराफत उतार कर कंधे पर डाली, और 2 आदमी मुझे धकेलते हुए दोबारा मेरी रिहाइश गाह में कैद कर गए। या इलाही, किस मुसीबत में फंस गया, और अब इस नई मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल करूं? और मैंने दिल ही दिल में सोचा, और उसी वक्त मेरे कानों में रा अमीज़ की आवाज़ उभरी, बातिश बन जाओ, क्या हर्ज है? और मेरे तलवों से लेकर सर तक आग सुलग उठी। गुस्से की शिद्दत की वजह से मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी न निकल सका, और रा अमीज़ का हल्का सा कहका मेरे कानों में उभरा। और फिर उसने कहा, देखो दोस्त, मुझे यकीन है कि तुम आदत के मुताबिक मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दोगे, लेकिन मैं भी तुमसे जो तावन कर रहा हूँ उस पर तुमने गौर नहीं किया। अगर मैं उनमें से कोई भी शख्स तुम्हें उंगली भी लगा देता तो उसके हाथ पर कोई भी उंगली बाकी ना रहती। चले जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। और मैंने फिजा में घोंसा नचाते हुए कहा, मेरे साथ यही एक आसानी है कि मैं मुजस्मा नहीं हूँ, वरना शायद तुम मुझ पर हमला करने से दरेग नहीं करते। लेकिन सोचो, ज़रा ठंडे दिल से सोचो, और यहाँ से निकल कर जाना चाहते हो तो भला कौन सा तुम्हारा रास्ता रोकेगा? लेकिन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मेरी जान, मेरी बात तो सुन लो। रामीस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और देखो मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, और मैं तुम्हारे साथ अब एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। आह मेरे दोस्त, और मैंने तुम्हारे लिए सदियाँ गुजारी हैं, और तुम मेरे साथ एक लम्हा नहीं गुजार सकते। तुम मुझे बताओ, इस दौरान मैंने तुम्हें कभी तकलीफ़ पहुँचाई? कौन सी जगह तुम मुसीबत का शिकार हुए थे और आराम करते फिर रहे हो? इस खूबसूरत मुल्क की सियाहत भी कर रहे हो, और एक हसीन लड़की का तुम्हें कुर्ब भी हासिल है। और ये दूसरी बात है कि तुम फितरतन अहमक हो। लेकिन मैंने किसी भी मसले में टांग नहीं उड़ाई, बल्कि तुमसे इतनी दूर रहा कि तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास भी ना हो। और जानते हो कि उसकी वजह क्या है? मैंने तुम्हारे ज़हन पर मुसल्लत रहकर तुम्हें बात-ए-इत्मादी का शिकार नहीं होने दिया। मैं जानता हूँ कि तुम जब भी महसूस करोगे तो तुम्हारे अंदर एक झिझक पैदा हो जाएगी, और तुम अपनी ख्वाहिशात को वो शक्ल नहीं दे सकोगे जो तुम देना चाहते हो। इसलिए मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ, ताहम ख्याल रखता हूँ कि अगर तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो फ़ौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाऊँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं रामीज़। चलो ठीक है, कोई हर्ज भी नहीं, और मैं तुम्हारी ख्वाहिश के बगैर तुम्हारी मदद भी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ज़रा बताओ तो सही कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है मेरे भाई? और बकौले तुम्हारे तुम अपने मुल्क से मिस्र पहुँचे, अब्दुल्ला नामी शख्स लाया था, और तुम्हें वहाँ का दौलतमंद शख्स बनाना चाहता था, और तुमने उसके लिए कोशिशें की, नुकसानात उठाए और ख़तरात में थे। मैंने तुम्हारी मदद की, और सिर्फ इस वजह से कि तुम मेरे अजीज़ तरीन दोस्त रा अमास की हम शक्ल हो। लेकिन तुम्हारे अंदर रा अमास की फितरत का एक भी पहलू नहीं, और वो मेरे लिए जान देने पर आमादा रहता था, जबकि तुम मुझसे हमेशा बेजारी का इजहार करते रहे। ताहम मैंने ये बात भी कबूल कर ली, और मैंने अपनी दुनिया से बगावत की, बरज़ख का मुजरम बना, और उस वक़्त से तुम्हारे पीछे पीछे लगा फिर रहा हूँ। और एक ख्वाहिश, एक शौक़ ही है ना, और यही ख्वाहिश तुम्हारे दिल में भी थी ना। और तुम भी तो दुनिया में अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत से बसर करना चाहते थे, और अपने मुल्क में अगर चलो तो तुम्हें कुछ भी मिल जाता तो क्या करते? वहीं पर रहते ना, या फिर सियाहत भी करते। तो अब वही सब कुछ कर रहे हो, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें बस किसी एक जगह क़याम नहीं करने देना चाहता,
और मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते। तुम जाना चाहो तो निकल जाओ और कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि ज़िंदगी के इन हंगामा खेजियों और दिलचस्पियों में हिस्सा लो और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ और मुझे तो बहुत बेहद मज़ा आ रहा है। और अब तुम ये बताओ, ये लोग अगर तुमसे कोई काम लेना चाहते हैं, तुम्हें मालूम है कि ये लोग क्या चाहते हैं? यकीन करो कि नहीं मालूम, और मैं हर एक के ज़हन में नहीं झांक सकता, और वह जिसका ताल्लुक़ तुमसे हो जाए और उसका जहन और उसके इक़दामात के बारे में जानना मेरे लिए आसान हो जाता है, वरना ये तो वसी और इस दुनिया है और मुझ पर बेशुमार पाबंदियाँ और हर एक के ज़हन में नहीं झांक सकता। लेकिन उनका कहना है कि वो मुझसे कोई काम लेना चाहते हैं जो उनके मुल्क के मफाद में है, और मुझे भला क्या ज़रूरत पड़ी है? फिर वही बात, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद है तो ठीक है और तुम उस पर काम करो, और अगर नहीं तो वाक़यात तुम्हें जिस जिगर पर ले जा रहे हैं चलते रहो। और मज़ा तो आ रहा है ना? कम से कम मज़ा सिर्फ तुम्हें आ रहा है, मुझे नहीं। अगर मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाए जाओगे तो मैं बात दिल हो जाऊंगा। और एक बात सुन लो, करना तुम्हें वही है जो हालात कहेंगे। चलो ठीक है, मैं तुमसे अलग हुआ चला जाता हूँ, और तुम मुझे जब तक आवाज़ नहीं दोगे तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा। जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ जहाँ दिल चाहे और जो कुछ भी करो। और मैंने कंतारा को भी तुम्हारी वजह से छोड़ दिया है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं कि कैप्सियन में जब तुम एक होटल में मुकीम थे और तुम्हारी निगाहें मोहब्बत के तबादले कर रही थी तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैंने दिल पर जबर किया और सोचा कि कंतारा ज़माना कदीम की औरत थी और मेरी खादमा मुझसे मोहब्बत करने वाली, लेकिन ज़माना जदीद में वो आयरन फरीन थी और मेरे दोस्त के हमशक्ल रामास में दिलचस्पी रखती है। तो मुझे उनके मामलात में टांग नहीं उड़ानी चाहिए। और मेरा इंसाफ देखो और अपना रवैया देखो। और उसने कुछ ऐसे दर्दनाक लहजे में कहा कि मुझे हंसी आ गई। रामीस, बड़ी मुश्किल में डाल दिया है तुमने, और मैंने खुद को एतमाद करना चाहता हूँ, और जब खुद को उसके लिए तैयार करता हूँ तो तुम गायब हो जाते हो और मेरा रास्ता काट देते हो। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारा रास्ता नहीं काटूंगा, मेरा वादा, उसने कहा। और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। और फिर मैंने कहा, लेकिन तुम इस दौरान क्या करते रहे? और मेरे सवाल के जवाब में रामीस की आवाज़ नहीं उभरी। तो मैंने उसे पुकारा, रामीस, लेकिन उसके वजूद का कोई एहसास नहीं था। और कई आवाज़ें देने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अब इस जगह मौजूद नहीं। मैं ठंडे दिल से हालात पर गौर करने लगा, और एक तरह से रामीस ठीक ही कह रहा था। और वाकई जिसकी ज़िंदगी का कोई लाहे अमल ना हो उसे हालात में काफ़ी दिलचस्पियाँ शामिल कर लेनी चाहिए। चुनाचा गौरव खोज करने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को बातिश तस्लीम कर लेना चाहिए और देखे तो सही कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। दोपहर को वही दोनों अफराद खाना लेकर आए जो मेरे लिए सुबह का नाश्ता लेकर आए थे। गंजा आदमी मुसलसल तो मसखराना निगाहों से मुझे देख रहा था। खाना खा लो मेरे दोस्त। और उसके साथ साथ ही चीफ ने यह सवाल भी किया है कि अगर तुमने कोई राय कायम कर ली हो तो मुझे जवाब दो। मैं तुम्हारे चीफ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, खाना खा लो, मैं इतला देता हूँ, और चीफ जिस वक्त भी तुम्हें तलब करेगा तो मैं उसके पास ले जाऊँगा। और वो वापस निकल गया और दरवाज़ा हस्बे मामूल बंद हो गया। मैंने खाने पर हमला कर दिया और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया और खूब डट कर खाना खाया, और उसके बाद दांत वगैरह साफ़ करके मैं सहरी पर जा लेटा और आराम से सोना चाहता था। किस्मत ने ज़िंदगी में ऐश ही ऐश लिखे हों, और उससे कबल मैंने ऐसी आरामदायक ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया था, और अगर उसके लिए थोड़ी सी ज़हनी परेशानी बर्दाश्त करना पड़ती तो कोई हर्ज नहीं था। जिसे जब होश आ जाएगा और मुझे मेरी हकीकत पर छोड़ देगा। मुझे क्या पड़ी है कि ख्वाह मख्वाह हमाकते करता फिरूं, और मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि अब मैं बातिश हूँ। शाम को तकरीबन 5:30 बजे आँख खुली और इस दौरान किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। जागने के बाद गुस्ल खाने में पहुँच गया, नहाया धोया, और उस कमरे में अलबत्ता अब कोफत महसूस होने लगी और यहाँ से बाहर जाना चाहता था। फिरियन कई बार याद आई और मुझे ना पाकर उसकी ना जाने क्या हकफियत हुई होगी, लेकिन जहन्नम में जाए मुझे किसी से क्या दिलचस्पी है, और वो अपने मामलात में खुद मुख्तार है, और उसने फसाहत खातरी की तलाश में इश्तिहार दिया था। मुमकिन है कि उस इश्तिहार से उसका मकसद हल हो जाए। बहरहाल वो अपना सुराग पा लेगी और अपनी राह लेगी। मुझे से क्या मिल सकता था? अलबत्ता उसके साथ गुजारे हुए लम्हात दिल में गुदगुदी पैदा कर रहे थे, और ज़िंदगी के उन रास्तों पर कभी सफ़र नहीं किया। हालात ने मौका ही नहीं दिया था। हालांकि इससे कबल भी
इस किस्म के वाक़यात पेश आ चुके थे। कई लड़कियां मेरे नज़दीक पहुंची और मैंने दिल ही दिल में उनके बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत ना कर पाया। और उनमें रुबाब थी, अबू सलमान की बेटियां थी, और सबसे आगे बढ़कर शहपारा, जिसने आगे बढ़कर मेरे सिलसिले में बहुत कुछ चाहा था। बहर तौर उसके मौके कभी हासिल नहीं हो सके। फेरियन एक अच्छे दोस्त की हैसियत से कई दिन मेरे साथ रही, लेकिन जहाद में उससे ज़्यादा कुर्बत नहीं हो सकी, और गुजरे हुए 2 दिन बिलाशुबा उसे मेरे बहुत करीब ले आए थे। और अगर मामलात इस अंदाज में कुछ और आगे बढ़ते तो शायद हम दोनों एक दूसरे को ज़हनी तौर पर कबूल भी कर लेते, लेकिन ये सब कुछ अभी मेरी तकदीर में नहीं था। फेरियन को ज़हन से झटक दिया और वह अपने मामलात की खुद मुख्तार है, और मैं खुद अपने हालात पर कादर नहीं हूँ और किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। चुनाचा ये फैसला करके मैं मुतमईन हो गया। मैंने सोच लिया था कि बातिश की हैसियत से अपने आप को तस्लीम करके मैं उनसे कहूँगा कि निगरानी में ही सही, लेकिन कम अज़ कम बाहर निकलने की सहूलत तो फराहम की जाए। उस बारी बरकम शख्स ने कहा था कि 40 घंटे के अंदर अंदर मुझे कोई काम अंजाम देना है, और पता नहीं कि यह काम किस किस्म का है। जो होगा वो देखा जाएगा। और 8:30 बजे तक कोई मेरे पास नहीं आया, और मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने गंजे के हाथों अपना पैगाम उस शख्स तक पहुंचा दिया था जिसे गंजे ने शायद चीफ कहकर मुखातब किया था। और 8:35 हुए थे जब दरवाज़ा खुला और 4 बिल्कुल ही नए आदमी अंदर दाखिल हुए, और ये भी मकामी ही थे। लिबास और चेहरों से महज़ब नज़र आते थे, और उन्होंने मेरे करीब पहुंचकर मुझे हैरानी से देखना शुरू कर दिया, और मैं खामोशी से उनकी सूरतें देख रहा था। और फिर उनमें से एक ने कहा, आइए, और मैंने उनके साथ वहां से बाहर निकल आया। किसी किस्म का सवाल बेमकसद ही था और कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी राहदारी से गुजरने के बाद, जिससे पिछली बार मुझे गुजार कर ले जाया गया था, और फिर मुझे उसी कमरे में ले आए, 5 अफराद बैठे हुए थे, और दरमियान में वो भारी भरकम आदमी मौजूद था जो सूरत ही से पुरवकार नज़र आता। और बैठे हुए लोगों ने मुझे देखा और बगौर देखते रहे। उसके बाद भारी भरकम शख्स ने मुझे बैठने की पेशकश की, और वो आदमी जो मुझे यहाँ तक लेकर आए थे वो भी अपनी सीटें संभाल कर बैठ गए। मुझे उनके दरमियान ऐसे बैठा दिया गया जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, और मैंने अपने आप को बेपरवाह ज़ाहिर करने की कोशिश की। भारी भरकम शख्स ने अपने सामने रखे हुए सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सिगरेट प्लीज़। नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। क्या फ़ैसला किया आपने अपने बारे में? ठीक है, मैं बातिश हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये अंदाज तो इस किस्म का आधार करता है कि जैसे आप बातिश ना होते हुए अपने आप को बातिश कहना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप हमारे चुंगल में आप फंसे हैं। इस मौजू पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। मिस्टर बातिश, आपके बारे में नमरोज़ के उस कमरे में से भी मालूमात हासिल कर ली गई हैं जहाँ की निशानदही आपने की थी। वो हमाकत थी मेरी, और मैं बस आप लोगों से बचने के लिए उस कमरे में मंसूर के नाम से मुकीम हो गया था, मैंने जवाब दिया। मिस्टर बातिश, आपको इल्म है कि आपको क्या करना है? मेरी याददाश्त अचानक कुछ ख़राब हो गई है, और जो कुछ मुझे करना है उसके बारे में आप ही लोग मुझे समझा दें। ठीक है, अब अगर हम आपको उस काम के बारे में बता देते हैं तो क्या आप हमारे लिए वो काम करने पर तैयार हो जाएंगे? यकीनन हो जाऊंगा, वादा करता हूं, मैंने जवाब दिया। आपको आधा मुआवजा दिया जा चुका है, और मज़ीद आधे मुआवजे के बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी मुझे दे दे तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त जब मैं आपके काम कर दूं, और फ़िलहाल मुझे रकम की ज़रूरत नहीं, सिवाय इसके कि मुझे इस कमरे में कैद न रखा जाए, और बल्कि बाहर घूमने फिरने की आज़ादी दी जाए। हर काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है, लेकिन उस वक्त जब आप सदक दिल से हमारा काम करने पर रज़ामंद हो जाएं। और भारी भरकम शख्स ने कहा, इस खलूस का इज़हार मैं कैसे कर सकता हूँ, और अगर आप इसका कोई मुनासिब तरीका बता दें तो मैं हाज़िर हूँ। कह सकते हैं, उस शख्स ने कहा, और मेज़ पर लगी हुई घंटी का बटन दबा दिया। घंटी की आवाज़ कहीं दूर उभरी, और लेकिन उसकी बाज़ गश्त यहाँ तक सुनाई दी थी। और चंद लम्हात के बाद दरवाज़ा खुला, और कुछ लोग एक ताबूत धकेलते हुए अंदर ले आए, और ये ताबूत एक ट्राली पर रखा हुआ था, और लाने वालों में वो गंजा भी शामिल था। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में ताबूत को देखा, और गंजे ने आगे बढ़कर ताबूत का ढकना हटा दिया, और ताबूत मेरी निगाहों के सामने था, और उसे देखकर मेरा चौंक पड़ना लाजमी अमर था, क्योंकि नीचे लेटा हुआ शख्स 100% मेरा हम शक्ल था, और बिल्कुल मेरे जैसे खदोखाल, मेरे जैसी जिसामत, और मुझे एक अजीब सा ज़हनी झटका लगा।
ये पहला मौका था कि मैं खुद भी अपने किसी हम शक्ल को देख रहा था, जबकि इससे कबल लोग सिर्फ मुझे दूसरों का हम शक्ल करार देते थे और मेरे मुंह से कोई आवाज़ न निकल सकी और फटी फटी आंखों से मैं उस लाश को देखता रहा। और फिर मैंने उसके सीने पर हाथ रख कर देखा और फिर मुतहय्यराना अंदाज में बोला, क्या ये मर चुका है? हाँ, अफसोस, इसे हलाक कर दिया गया और उसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर गोली का जख्म है। और भारी भरकम शख्स ने कहा और गंजे ने लाश के सीने से कपड़ा हटा दिया। मगर यह है कौन? और मैंने मुतजबाना अंदाज में सवाल किया। बातिश और भारी भरकम शख्स की आवाज़ उभरी और मेरी खोपड़ी में खुजली होने लगी। दिल चाह रहा था कि सर के बाल नोच डालूं और इतना खजाऊं कि भेजा बाहर निकल आए। और मैंने आहिस्ता से सर खुजाया और ना समझने वाले अंदाज में भारी भरकम शख्स की तरफ देखने लगा और उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। और फिर वह बोला, ये हकीकत है मिस्टर मंसूर कि यह शख्स बातिश है और उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। गोए अब मैं बातिश नहीं हूँ? मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन बातिश से आप किस कदर मिलते जुलते हैं और इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। और हमने इसीलिए ये लाश अपने अभी तक महफूज रखी है, वरना उसे कत्ल हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके बदन पर स्प्रे करके बदबू ख़त्म कर दी गई है, लेकिन स्प्रे का असर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता और अगर आप कहें तो ताबूत बंद कर दिया जाए। नहीं, मुझे इसके गले मिलकर धाड़ी मार मार कर रो तो लेने दो। और बदबख्त मेरा ही हम शक्ल क्यों था? मैंने कहा और वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के होंठों पर कफीर सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई।